9 सितंबर 2025 की सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। उस वीडियो में एक व्यक्ति है जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसके आस-पास भीड़ का एक जमघट लगा हुआ है और उस जमघट में लोगों के पास लाठी है, डंडे और कुछ हथियार है और वह लगातार उस व्यक्ति को लातों से, गोसों से, डंडों से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वह व्यक्ति कुछ ऐसी स्थिति में था, ना शोर मचा सकता था, ना ही बचने की अपील कर सकता था। ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे लोगों ने उसे पीट-पीट कर मार दिया है। अब वीडियो जैसे वायरल होता है, लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर अलग-अलग मुल्क नेपाल हो, जहाँ देखो वहाँ वो वीडियो वायरल हो रहा था। और वीडियो में लोग यह सवाल कर रहे थे कि आखिरकार इस व्यक्ति को क्यों पीटा जा रहा है? तभी लोगों ने कमेंट में जवाब देना शुरू कर दिया। दरअसल यह नेपाल पुलिस का एक डीएसपी है और इसी के आदेश की वजह से ही 19 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल इसने गोली चलाने का आदेश दिया और उसके बाद 19 लोग बेवजह मारे गए। इसी बात का गुस्सा है जो भीड़ लगातार इस व्यक्ति को पीट रही है। दरअसल 1997 से लेके साल 2012 तक जो पैदा हुए थे वो लोग सड़कों पे उतरे थे। उनके हाथ जो है जैन जी का एक बैनर था, पोस्टर था और उसी के तहत बैनर लगे प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे, मांग कर रहे थे। भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि इसके बाद चाहे संसद भवन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रधानमंत्री आवास हो या गृह मंत्री आवास हो या फिर जो भी नेता दिखाई दे रहे हैं उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी जिंदे जलाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी देश मुल्क है उसमें ऐसा क्या हुआ कि लाखों की संख्या में युवक सड़कों पर उतर जाते हैं, चाहे वह छात्र हो या फिर छात्राएं। और उसके बाद उन्होंने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि एक ऐसा इतिहास बना गया कि जैसे लोग याद करके भी वहां के लोग सिहर हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना है मैं सुनाने जा रहा हूँ, पड़ोसी मुल्क नेपाल की है। दरअसल नेपाल की सरकार ने 28 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी किया था कि मेटा सहित 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अहम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और इनको 7 दिनों का समय दिया गया था कि यह अपना रजिस्ट्रेशन कराए, दुरुस्त कराए। जो भी इनकी एक प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के तहत आखिरकार 7 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। 7 यानी 7 जो पता ही नहीं चलता है। 2 सितंबर 2025 को यह याद रखी हुई थी सरकार द्वारा नेपाल की यह मेयाद खत्म हो जाती है और इसके बाद फिर यानी 30 सितंबर 2025 को पूरे देश में सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, एक सहित सभी बंद कर दिए गए। नेपाल की आबादी लगभग बताई जाती है कि 3 करोड़ के आसपास, यानी 3 करोड़ की आबादी का लगभग 90% यानी 85 से 90% लोग सोशल मीडिया के ऐसे सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। बस उनमें से जो गुस्सा आने लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति यह आदेश दिए गए थे कि 7 दिन का समय दिया गया था, इसी 7 दिन के दौरान ही पिछले कई दिनों से वो हैशटैग चल रहे थे। एक हैशटैग का नाम था नेपो किड और दूसरों का नाम था नेपो बेबीज। नेपो बेबीज के नाम से जब यह इसके हिसाब से जो फिर 19 से 20 में बड़ी संख्या में लोगों ने एक रिसर्च कर रखा था और रिसर्च के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई थी कि हमारे देश के जो 10% से ज्यादा बेरोजगारी चल रही है, साथ ही देश की आबादी का जो 20% लोग है, 100 में से 20% लोग पूरे देश की आधी से ज्यादा संपत्ति है, यानी कि बाकी के जो 80% लोग है वो यानी गरीबी की जिंदगी से जी रहे हैं, जूझ रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बाकी देश पर तो 20% लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब इनके पास चाहे बहुत सारी प्रॉपर्टी भी हो, इनके पास ऑटोमोबाइल्स एजेंसियां हो, इसके पास यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, होटल है, स्कूल है, बिजनेस है, बड़े बड़े, और उनके बारे में खासकर नेताओं के नाम लेकर यह जो है फला नेता है, इसके पास इतनी संपत्ति, इसका बेटा विदेश में, इसके पास यह वाली गाड़ी है। छोटी से छोटी जानकारियां जब लोगों ने देना शुरू कर दिया तो 7 दिन का समय था। अब 7 दिन के समय यानी कि जैसे ही ये सोशल मीडिया के जो 26 प्लेटफॉर्म थे इन पर बैन लगा दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है, यानी स्टॉप लग जाता है, तो यह बात घर घर में पहुंच जाती है। और कहते हैं कि माउथ एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसका असर कुछ ज्यादा होता है, यानी कि मुंह से निकली हुई बात यदि हम टीवी पर निकालने वाले किसी विज्ञापन को देखते हैं तो शायद उसका इतना प्रभाव नहीं होता जो बात मुंह से कही जाती है कि फला व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है, उसके पास इतनी दौलत है, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, फला मंत्री के इतने बच्चे हैं, वहां वह विदेश में हैं और वह विदेश में घूम रहे हैं, उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी महंगी कारें हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी है। इस तरह का लोगों ने जब आपस में एक दूसरे कहना शुरू कर दिया, एक दूसरे का मिलन हुआ। साथ ही 2 ऐसे युवा थे, हालांकि उनकी उम्र 1997 से पहले पैदा हुए थे, जिनमें एक काठमांडू के मेयर होते हैं, नाम उनका बोलेन शाह होता है और दूसरे का सुंदरदूर जो गुरुंग होते हैं। इन्होंने ये सुदन गुरुंग जो होते हैं ये हमें नेपाल करके जो एक एनजीओ है उनमें चलाते हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, दोनों ने अपने अपने हिसाब से मैसेज रिप्लेस किए गए और भेज दिया। जो
भेजा बताया और संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कहा था 1997 के बाद से लेके साल 2005 तक पैदा हुए हैं, उनको सड़कों पे आना चाहिए, उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, बहुत हो चुका है। अब यह जो लूट खसोटी यह चीजें इतना बस कहना था कि यह 5 या 7 सितंबर को तो यू से ही निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल शांति बनी हुई है, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही 8 सितंबर आता है, 8 सितंबर 2025 को लोग नहीं बिल्कुल यानी सड़कों पर उतरना शुरू हो जाते हैं और बड़ी संख्या में, इतनी संख्या की उनके सर ही सर दिखाई दे रहे थे। अब चाहे काठमांडू हो, चाहे पोखरा हो, चाहे बुलबुल हो, जो भी है, चाहे बारवा हो या भरतपुर जो भी है, इटारी हो, जैसे दम ऐसे शहरों में युवा इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और बड़ी संख्या में जब इकट्ठा हो रहे थे तो उसके बाद वो सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे और नारे लगाते लगाते वो संसद भवन तक पहुंच जाते हैं। कुछ युवाओं ने संसद भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। जो सेना थी, पुलिस थी, उन्हें रोकने की जब कोशिश कर रही थी, अब सड़कों पर उन्हें गुस्सा आने लगता है तो आगजनी शुरू हो जाती है। जो वाहन दिखाई दे रहे थे उनमें ही आग लगा रहे थे, टायर मिल रहे थे उनमें भी आग लगा रहे थे। अब इस तरह से बात कुछ आगे बढ़ने लगती है और संख्या बढ़ती चली जाती है और संसद भवन की तरफ जैसे ही है भीड़ जो थी कूच करती है। यानी तो ऐसा बताया जाता है कि एक जो अधिकारी थे उन्होंने पहले आदेश दे दिया कि भाई लाठीचार्ज कर इन्हें रोकने की कोशिश करो, लाठीचार्ज से बात नहीं बनती तो कहते हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़ो, ये आंसू गैस के गोले से भाग जाएंगे, पानी की यानी फफूद से, फंफवारे से भी मारे जाते हैं। और जब बात आगे बढ़ने लगती है तो उन्होंने फिर रबर की गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। रबर की गोली भी बहुत ज्यादा असर करती है, तो ऐसा बताया जाता है कि जिसको लग जाती है वो कम से कम 3 दिन उसको बुखार आता है। रबर की गोलियां मारी जाती है और उसी बीच में एक डीएसपी साहब होते हैं, उन्होंने यह आदेश कर दिया कि यह नहीं रुक रहे हैं तो गोलियां चलाना शुरू कर दो। अब ऐसे एक दो बार में जब गोलियां चलना शुरू हो जाती है, पुलिस लगातार धू धू करके गोली चला रही थी। इसी बीच में जो छात्र और छात्राएं थे, क्योंकि 1997 से लेके साल 2012 के बीच में जो पैदा हुए थे वही प्रदर्शन कर रहे थे, संख्या इसमें ज्यादा छात्र छात्राओं की थी, युवाओं की थी। अब जब गोलियां चलने लगती है तो गोली तो किसी को भेदभाव नहीं करती है, जब चलती है तो लोग मरते हैं और देखते ही देखते 18 युवाओं को गोलियां लग जाती है, मौके पर वो यानी मर जाते हैं। तो 2 युवा ऐसे थे, ये सुन सकती यानी एक जगह लगती है वहां मारे जाते हैं, बस इतना था। और इतना ये बहुत ज्यादा यानी हो चुका था, 400 ऐसे लोग जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, हालांकि उनके उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई। अब यह बात पूरे देश में फैल जाती है, पूरे नेपाल में फैल जाती है। अब सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है। आखिरकार सरकार ने 8 सितंबर यानी 2025 की शाम को ही जो अपना आदेश था उसको वापस ले लिया कि 26 प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया की हमने उनसे बैन हटा दिया गया है। अब नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे थे वैसे चलते रहेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इतनी देर हो चुकी थी कि जब अगली तारीख आती है, अगला यानी दिन निकलता है, सूरज निकलता है, तब सेना को पीछे हटना पड़ जाता है, पुलिस को पीछे हटना पड़ जाता है और संसद भवन पर कब्जा कर लिया जाता है। लूटपाट हो जाती है, उसके अंदर जो सामान रखा हुआ था उसको लेकर जो युवा था वैसे लोग भी थे उपद्रवी टाइप के, वो भाग रहे थे, क्योंकि प्रदर्शनकारी हो उपद्रवी भी तो शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर आगजनी शुरू हो जाती है और ऐसे संसद भवन को पूरा आग के हवाले कर दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से फूंक दिया जाता है, उसमें भी लूटपाट होती है, आगजनी होती है। उसके बाद कहानी यहाँ नहीं थमी, बल्कि गृह मंत्री का जो निजी आवास होता है उसमें भी आग लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी फूंक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई लगभग 25,000 फाइलें जो जलकर राख हो चुकी थी। और उसके बाद पूरा देश भर में क्या स्थिति रही होगी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सेना तो क्योंकि सेना को पीछे हट चुकी थी और जो सरकार आवास थे उनको भी फूंक दिया जाता है। अब जो प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, ओली के हालांकि उन्होंने इस्तीफा भी देने को पेशकश की, लेकिन इस्तीफा देने से क्या कर रहा था, देर बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उनके घर में भीड़ जड़ यानी चली जाती है और उनके भी घर में भीड़ आग लगा देती है। इसी बीच में सेना को लगता है कि शायद ओली के जो परिवार वाले, उनके प्रधानमंत्री के परिवार वालों की जान को खतरा है, उन्हें वो अपने आगाज में लेते हैं। जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनके माध्यम से उनको यहाँ से भगाया जाता है, दूर छुपाया जाता है और कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मार जाए। लेकिन इसी बीच भीड़ लगातार फैल जाती है। जो 7 दिन से लगातार मंत्रियों नेताओं की जानकारी थी कि इनके पास इतनी संपत्ति है, इनके पास इतनी दौलत है, इनके पास इतनी गाड़ियां हैं और इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उनकी बारी बारी से सूचनाएं जब लीक हो रही थी तो लोगों में उनके प्रति गुस्सा बढ़ रहा था कि हम तो बेरोजगार और यह देखो कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर यानी देवा के घर को फूंक दिया जाता है। उनकी पत्नी विदेश मंत्री होती है आरजू राणा, उनको दौड़ा दौड़ा कर मियाँ बीवियों ने बहुत ज्यादा पीटा जाता है। हालांकि किसी तकरीर से इनकी जान बच जाती है और जो काठमांडू में है एक दल्लू इला इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम झालानाथ खनल, उनके घर में आग लगा दी जाती है। और उनकी पत्नी होती है, उनका नाम राज्य लक्ष्मी चित्रकार, उनको जिंदा जला दिया जाता है और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब तक वो मर जाती है। यानी कि भीड़ की उस आगजनी की शिकार हो जाती है, मारी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री होते हुए पुष्प कमल दल
यानी परचन उनके घर में भी आग लगा दी जाती है, उनकी बेटी के घर को भी फूंक दिया जाता है, उनकी बेटी के घर से एक लाश मिलती है, लेकिन ये लाश किसकी है अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन वित्त मंत्री का जो घर है उनके घर में भीड़ चली जाती है, विष्णु पौडेल और उनको भी दौड़ा दौड़ा कर बहुत ज्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है, और इसी बीच में एक जगह लगती है, एक जिला लगता है नवलपरासी, वहां की जेल को 500 कैदी तोड़ते हैं और तोड़कर वहां से भी फरार हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। लेकिन बात यही नहीं थमती, नेताओं के घरों को ढूंढा जाता है, नेताओं की दुकानों को, नेताओं की स्कूलों को, नेताओं की कॉलेजों को और नेताओं के बिजनेस व्यापारों को ढूंढा जाता है, उनके घरों को ढूंढा जाता है। सब में आग लगा रहे थे लोग ये कहते हुए कि चोरों यानी गद्दी छोड़ो, और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि सब इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जितने भी तुमने लूट खसोट की है कुछ भी नहीं। हद तो तब हो जाती है जब सरकारी कार्यालयों को भी पकड़ा जाता है, उनमें भी आगजनी कर दी जाती है, उन्हें भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। 9 सितंबर 2025 की शाम होते होते रात हो जाती है, 10 बजे के आसपास सेना फिर से ताकत में आती है और फिर से भीड़ को रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार रात 10 बजे के आसपास भीड़ पर कंट्रोल तो कर लिया जाता है, लेकिन तब तक बताया जाता है कि अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है, नेताओं की सांस फूल चुकी थी, नेता डर के मारे छुप जाते हैं, कुछ मतलब दुबक जाते हैं, जितने भी लूट खसोट के थे वह हाथ पैर जोड़ रहे थे, भैया हमें किसी भी तकलीफ से माफ कर दो। लेकिन पीएम के इस्तीफा देने तब तक 24 लोग मौतों की आगोश से यानी सो जाते हैं, 500 से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनका इलाज चल रहा है। यह बताया जाता है कि जो मेन कारण था वो एक सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाता है। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए हैं। अगर फर्स्ट घोटाले की बात करें तो गिरु बंधु भूमि सबब है जो 2021 में हुआ था, 54,600 करोड़ रुपए का घोटाला था। दूसरा घोटाला ओरिएंटल कोऑपरेटिव 2023 से यानी 1,36,13,600 करोड़ रुपए घोटाला कोऑपरेटिव, जिसमें 2024 में 69,600 करोड़ का घोटाला। इस तरह के बड़े घोटाले हुए थे। साथ ही पब्लिक जो भीड़ भाड़ नाराज थी वह भाई भतीजा बात में नाराज थी। उन्होंने कहा कि नेताओं के पास, उनके रिश्तेदारों के पास, उनके बच्चों के पास सब सुविधाएं हैं, सब सुख सुविधाएं, वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, विदेश घूमते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ब्रांडेड कंपनी में कपड़े पहनते हैं, सब कुछ अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि जो भी इनके पास 20% ऐसे तो देश के लोग हैं, बस वही मौज मस्ती कर रहे हैं। 80% परेशान इस बात को लेकर भी गुस्सा था। और दो ऐसे नेता उभर के सामने आते हैं, एक का नाम बालन शाह होता है, दूसरे का यानी सुदून गुरु होता है। सुदून गुरु अभी है, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी। लेकिन एक है जो गाने गाते हैं, रेपर है, हालांकि वे काठमांडू के बेर भी हैं, उनके पास बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इनकी तुलना भारत के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से करी जा रही है। कितना सही है कितना नहीं है। साथ ही ये सुदून गुरु जो सुदून गुरुंग, अभी एक ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाएगी। लेकिन एक है जो गाने गाते हैं, रेपर है, हालांकि वे काठमांडू के मेयर भी हैं, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनकी तुलना भारत के आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से करी जा रही है। कितना सही है कितना नहीं है। साथ ही ये सुदून गुरु जो है ये एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, यह सामाजिक मांगे उठाते रहते हैं, सामाजिक बातें करते रहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं। अगर इनको जिम्मेदारियां मिलती है तो ये कितना संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे तो खैर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये देश कम से कम 10 साल पीछे चला गया है, ये और 10 यानी साल पीछे जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बस इन्होंने ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश ऐसा किया कि देश में पूरी तरह से हाहाकार की स्थिति मच गई। इन्होंने ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश ऐसा किया कि देश की पूरी तरह से हाहाकार की स्थिति मच गई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जो तरीका अपनाया गया था शायद वह गलत तरीका था, यह शांतिपूर्वक भी हो सकता था, लेकिन यह भी कहते हैं कि किसी के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए धमाका करना पड़ता है। और यह जो लोग है, युवा है, बहुत ही दशकों से परेशान थे सरकार की अस्थिरता को लेकर, सरकार के फैसलों को लेकर। कभी किसी के दबाव में तो कहते हैं, कभी किसी चीन के दबाव में, कभी अमेरिका के दबाव में सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, सिर्फ अपना ही भरण पोषण कर रही है, अपने ही बच्चों को भला कर रही है, जनता का भला नहीं कर रही थी। इसलिए लोगों में वहां पर गुस्सा था। जाते जाते आपका जो अमित चौहान, जिनका लगभग 10 सितंबर को जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।